बच्चों तो ध्यान दीजिए, गोली दर्पण, गोली दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यह गोली कांच का बना दर्पण होता है, अर्थात इसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। ओके बच्चों, तो याद रखिए गोली दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले से बनाया जाता है। आगे ध्यान दीजिए, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण जिसे इंग्लिश में कॉन्केव मिरर कहते हैं, और दूसरा उत्तल दर्पण होता है जिसे इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो बच्चों याद रखिए, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो आगे ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उसकी पहचान क्या है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण का चित्र है। अवतल दर्पण आपको समझ में आ रहा है, ये दबा हुआ पार्ट क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। दबा हुआ भाग क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। प्रकाश किरण हमेशा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ पर ही आपतित होता है। याद रखिए, परावर्तक पृष्ठ पर ही प्रकाश किरण आपतित होती है और आपतित होने के बाद वह परावर्तित हो जाती है। ओके बच्चों, तो अवतल दर्पण का एक चित्र आप पहचान लीजिए। इसके उठे हुए भाग पर पालिश है, ये उठे हुए भाग पर पालिश है, लेकिन दबा हुआ भाग क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। अगली महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए, यहाँ पर P क्या है, दर्पण का ध्रुव है, ध्रुव है, और F क्या मुख्य फोकस, C क्या है, वक्रता केंद्र। P क्या ध्रुव है, F मुख्य फोकस है और C वक्रता केंद्र है, और PC रेखा है, PC रेखा जो है मुख्य अक्ष है। तो अवतल दर्पण के केस में आप याद रखिए, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ की तरफ होता है। ओके बच्चों, ये दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ है। तो अवतल दर्पण में याद रखिए, जो आपका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र जो होता है, ये होता है परावर्तक पृष्ठ की तरफ। तो आप इस चित्र को याद रखिए। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की पहचान क्या है, अब आगे ध्यान दीजिए, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इस चित्र में आप ध्यान दीजिए, परावर्तक पृष्ठ देखिए, ये उठा हुआ भाग है, इधर वाला परावर्तक पृष्ठ क्या है, उठा हुआ भाग है। प्रकाश किरण इसमें इधर से आएगी, प्रकाश किरण। ओके बच्चों, तो हमेशा याद रखिए, प्रकाश किरण हमेशा परावर्तक पृष्ठ पर ही आपतित होती है, प्रकाश किरणें। ओके बच्चों, अब अगली महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने बताया, P क्या है, दर्पण का ध्रुव है, F मुख्य फोकस है और C वक्रता केंद्र है। इस PC लाइन को जो PC लाइन है वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी बच्चों। तो याद रखिए, उत्तल दर्पण के केस में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र पालिश किए भाग की तरफ होता है। मुख्य फोकस F है और C वक्रता केंद्र है। उत्तल दर्पण में ये पालिश जिधर होता है, पालिश किया होता है उधर होता है। और अवतल दर्पण के केस में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ की तरफ ही होता है। तो आप दोनों चित्र को आप पहचान लीजिए, उत्तल दर्पण का है चित्र, ये अवतल दर्पण का चित्र है। ओके बच्चों, इसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ भाग होता है, उठा हुआ पार्ट होता है, और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, दबा हुआ पार्ट अंदर की तरफ होता है। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में और जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ किरण आरेख का नियम, जो कि दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, किरण आरेख के कुल 4 नियम होते हैं, जिनमें से 2 नियम मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। इसके बाद 2 नियम मैं आपको और बताऊंगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, किरण आरेख का पहला नियम, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में इनके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। ओके बच्चों, तो आप इस चित्र को आप ध्यान दीजिए, ये अवतल दर्पण का चित्र है और ये उत्तल दर्पण का चित्र है। इसमें P दर्पण का ध्रुव है, F दर्पण का मुख्य फोकस और C वक्रता केंद्र है। और इस PC लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। याद रखिए, इस लाइन को PC लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। ओके बच्चों, उसी प्रकार उत्तल दर्पण में याद रखिए, C वक्रता केंद्र है और F मुख्य फोकस और P दर्पण का ध्रुव है, और इस PC लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। ओके बच्चों, इस PC लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं, आप याद रखिए। अब किरण आरेख का पहला नियम अवतल दर्पण के केस में ध्यान दीजिए, किरण आरेख का जो पहला नियम है ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में आप कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ओके बच्चों, तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर गुजरती हैं। ओके बच्चों, आगे उत्तल दर्पण में इसी प्रकार ध्यान दीजिए,
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होती हैं। इस डॉट डॉट लाइन का मतलब है बच्चों कि ये प्रकाश किरण जो है, परावर्तित प्रकाश किरण एफ से मुख्य फोकस से वास्तव में नहीं जा रही है, एफ से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ओके बच्चों, तो उत्तल दर्पण के केस में आप याद रखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ओके बच्चों, तो किरण आरेख का पहला नियम बहुत ही आसान है, आप याद रखिए। एक बार फिर से सुनिए, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें या आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती हैं। अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ओके बच्चों, अब किरण आरेख का दूसरा नियम आप ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आने वाली, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, किरण आरेख का दूसरा नियम यह है। तो अवतल दर्पण में ध्यान दीजिए, ये दूसरा नियम पहले नियम का अपोजिट है। किरण आरेख का पहला नियम और दूसरा नियम एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है और मुख्य फोकस से गुजर रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस एफ से गुजर रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। जबकि दूसरा नियम आप ध्यान दीजिए, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष, ध्यान दीजिए, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, यह मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में ध्यान दीजिए, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण, ध्यान दीजिए, ये उत्तल दर्पण में आपको दिखाई दे रहा है जैसे प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर आ रही है, मुख्य फोकस की ओर निर्देशित है, मुख्य फोकस की ओर निर्देशित है। ऐसा आभास हो रहा है कि प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर जा रही है या मुख्य फोकस की ओर आ रही है। तो वही चीज आप समझिए, मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। ओके बच्चों, मुख्य फोकस की ओर प्रकाश किरण आ रही है, अब जैसे इससे टकराएगी, टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। ओके बच्चों, तो आप किरण आरेख का पहला नियम और दूसरा नियम दोनों नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपको किरण आरेख के दो और नियम बताने जा रहा हूं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए। तो बच्चों, अब किरण आरेख का तीसरा नियम आप ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर वापस लौट जाती हैं। ओके बच्चों, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर वापस लौट जाती हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण का ये वक्रता केंद्र है, सी वक्रता केंद्र है, और प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आ रही है और परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर वापस लौट जा रही है। ओके बच्चों, तो याद रखिए, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर वापस लौट जाती हैं सीधे। ओके बच्चों, उसी प्रकार उत्तल दर्पण में आप ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, वक्रता केंद्र की आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ओके बच्चों, उत्तल दर्पण के केस में हमेशा आभास होता है परावर्तित प्रकाश किरणों का। ओके बच्चों, तो वक्रता केंद्र की ओर प्रकाश किरण आ रही है और परावर्तन के पश्चात ऐसा लग रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, लौट रही है, आभास हो रहा है। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए, बहुत ही आसान नियम है, वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। तो चौथा नियम आगे ध्यान दीजिए, दर्पण के ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण जितने कोण से आपतित होती है, आपतित का मतलब होता है गिरना, आपतित माने गिरना। ओके बच्चों, तो दर्पण के ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित होती है, यानी लौट जाती है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर अवतल दर्पण का चित्र मैंने बनाया है, ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये इतने कोण से, तो उतने ही कोण से वापस लौट जा रहे हैं। ओके बच्चों,
जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर डायरेक्ट आपतित होती है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर डायरेक्ट आपतित हो रही गिर रही है, तो जितने कोण पर गिरती है उतने ही कोण से क्या होती है, वो वापस लौट जाती है, उतने ही कोण से वापस लौट जाती है। ओके बच्चों, तो ध्यान रखिए ये किरण आरेख के 4 नियम जो मैंने आपको बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये आपको याद रहेंगे तभी आप कोई भी लाइट चैप्टर का फिगर बना पाएंगे। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाने जा रहा हूँ। तो बोर्ड पर आप ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया ये सब अवतल दर्पण के चित्र हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का उठा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ होता है और दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। ओके बच्चों, अवतल दर्पण का उठा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ होता है और दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। ओके बच्चों, अगली महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, प्रकाश किरण हमेशा बाएं से दाएं उस पर डाली जाती है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, प्रकाश किरण हमेशा बाएं से दाएं दर्पण पर डाली जाती है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए आगे। अगली महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया है, ये दर्पण का P क्या है, ध्रुव है, F क्या है, मुख्य फोकस है या फोकस कहिए, C वक्रता केंद्र है, और इस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ओके बच्चों, P दर्पण का ध्रुव है, F मुख्य फोकस या सिर्फ फोकस आप बोल सकते हैं, और C वक्रता केंद्र है दर्पण का। ओके बच्चों, इस लाइन को क्या कहते हैं, PC लाइन को, इस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। ओके बच्चों, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको अच्छे से कब समझ में आएगा, जो मैंने आपको पीछे किरण आरेख के 4 नियम बताए हैं, वो नियम आपको याद रहेगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो एक बार मैं फिर से किरण आरेख के जो 4 नियम है फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, किरण आरेख का पहला नियम मैंने आपको बताया, यदि मुख्य अक्ष, जैसा कि मैंने बताया ये लाइन मुख्य अक्ष है, प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ओके बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। ओके बच्चों, दूसरा नियम ध्यान दीजिए, इसी का उल्टा, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस F से आएगी दर्पण पर तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आया, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, और मुख्य फोकस से होकर कोई आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। ओके बच्चों, तीसरा नियम याद रखिए, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र C से जाता है, प्रकाशिक केंद्र C से यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। देखिए C से प्रकाश किरण जा रही है, प्रकाश किरण C से गई और परावर्तन के पश्चात C से ही लौट आई, इसका रास्ता नहीं बदलता है, यानी C से होकर जाएगी तो C से ही होकर लौट आएगी। ओके बच्चों, अगला महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए, चौथा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर डायरेक्ट जितने कोण पर गिरता है, दर्पण के ध्रुव पर प्रकाश किरण जितने कोण पर आपतित होता है उतने ही कोण से वो परावर्तित हो जाता है। ओके बच्चों, तो मुख्य नियम ये 3 आप इनको याद रखिए, इसका एक जगह केवल यूज हो जाएगा बस। ओके बच्चों, तो आप ये याद रखिए। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अर्थात किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, उसका आकार कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। ओके बच्चों, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में आपको 3 जानकारी देनी है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका आकार कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। ओके बच्चों, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अलग अलग स्थानों पर रखने पर उसका प्रतिबिंब भी अलग अलग स्थान पर बनता है और उसका आकार भी अलग अलग होता है। ओके बच्चों, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अलग अलग स्थानों पर रखने पर उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह भी अलग अलग स्थान पर बनता है और उसका आकार भी अलग अलग होता है। अगली महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, किसी प्रतिबिंब की प्रकृति 2 प्रकार की होती है। किसी प्रतिबिंब की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, या तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा या तो आभासी और सीधा होगा। ओके बच्चों,
किसी प्रतिबिंब की प्रकृति दो प्रकार की होती है, पहला वास्तविक उल्टा और दूसरा आभासी और सीधा। ओके, तो ध्यान दीजिए वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है, ध्यान दीजिए जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के सामने वास्तव पर प्रतिच्छेद करती हैं, दर्पण के सामने वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, तो वहां पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ओके बच्चों, जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के सामने वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, तो वहां पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ओके बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। आभासी और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, तो जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस कंडीशन में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई आभास होती है, तो वहां पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ओके बच्चों, तो महत्वपूर्ण बातें दो आप याद रखिए प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, जैसे दर्पण है तो ध्यान दीजिए वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, और आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा याद रखिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा हर कंडीशन में वास्तविक उल्टा बनता है, केवल एक कंडीशन को छोड़ करके। ओके बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा ही बनता है, एक कंडीशन को छोड़ करके, लास्ट वाली कंडीशन में दर्पण के पीछे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ओके बच्चों, जो कि मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। तो अब आगे बच्चों ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को सबसे पहले कहाँ कहाँ रखेंगे उसको ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण के सामने अलग अलग स्थानों पर रखने पर उसका प्रतिबिंब अलग अलग स्थान पर बनेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे इस बात को फोकस कीजिए। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है याद रखना। अवतल दर्पण से सबसे पहला नंबर अनंत दूरी पर वस्तु को रख दीजिए। अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर वस्तु को पहली बार रख दीजिए। उसके बाद दूसरा कंडीशन अनंत व सी के बीच। पहला कंडीशन तो आपने कह दिया, अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रख दिया वस्तु को। वस्तु को कहाँ रखा जी, अनंत दूरी पर रखा। दूसरा कंडीशन ध्यान दीजिए, अनंत व सी के बीच। अनंत व सी के बीच, या इसे सी से दूर भी बोला जा सकता है। सी यहाँ पर वक्रता केंद्र है। ओके बच्चों, तो पहला कंडीशन ध्यान रखिए, वस्तु को दर्पण से अनंत दूरी पर रखा जा सकता है, पहला नंबर। और दूसरा नंबर अनंत व सी के बीच रखा जाएगा। अनंत व सी को आप सी से दूर भी कहते हैं। अनंत व सी से सी के बीच कहिए या सी से दूर कहिए, बात एक ही। ओके बच्चों, अब सी से दूर हो गया, अब डायरेक्ट सी पर रख दीजिए। कहाँ पर रख दीजिए, सी पर, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रख दीजिए। और अगला चीज आपको समझ में आ रहा है, सी और एफ के बीच में, और अगला फिर फोकस पर, एफ पर, फिर अगला फोकस व ध्रुव पी के बीच। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जाएगा, इन 6 कंडीशन पर रखा जाएगा, 6 स्थानों पर रखा जाएगा। पहला स्थान समझ में आया, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत दूरी पर रखेंगे दर्पण से। दूसरा सी से दूर, सी से दूर आप रख सकते हैं कहीं भी वस्तु को। तीसरा कंडीशन, आप सी पर भी वस्तु को रख दिए, आपने सी पर ही वस्तु को, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रख दिया। उसके बाद में सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रख देंगे। उसके बाद में एफ पर वस्तु को रख देंगे। उसके बाद छठवां कंडीशन क्या है, फोकस व ध्रुव के बीच, फोकस व ध्रुव के बीच वस्तु को रख दिया जाएगा। तो आपको समझ में आया बच्चों, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु की जो स्थिति होती है, वस्तु की स्थिति का मतलब वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जाएगा। ओके बच्चों, तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम मुख्य 6 जगहों पर, मुख्य इन 6 जगहों पर रख सकते हैं। तो इन 6 जगहों पर रखने पर वस्तु को उसका प्रतिबिंब भी अलग अलग स्थान पर बनेगा और उसका आकार भी अलग अलग होगा। ओके बच्चों, तो आइए मैं आपको डिटेल समझाने जाता हूँ। तो पहला कंडीशन ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण से यदि वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए, अवतल दर्पण से वस्तु को यदि अनंत पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ओके बच्चों, वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो
तो ध्यान दीजिए, यदि अनंत से वस्तु, अगली महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, यदि कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण से यदि अनंत दूरी पर कोई वस्तु होता है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, याद रखिए, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको वस्तु तो पता नहीं है कहाँ पर स्थित है, अनंत दूरी पर स्थित है दर्पण से, तो एक प्रकाश किरण समांतर ये ऐसे आई, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अब किरण आरेख का नियम याद कीजिए, किरण आरेख का नियम, तो अनंत से प्रकाश किरण आ रही है, अनंत से एक प्रकाश किरण आ रही है, ओके बच्चों, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जो मैंने बताया, ये परावर्तित किरण है। और प्रतिबिंब याद रखिए, परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर बनता है। जहां प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात यानी परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गई। नियम आपको पहला लगाना है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरेगी। ओके बच्चों, अब दूसरा नियम, एक प्रकाश किरण नीचे से ले लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वस्तु कहाँ है। मैंने बताया अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, तो एक प्रकाश किरण ऊपर से ले लिया, एक प्रकाश किरण नीचे से, क्योंकि याद रखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता है। ओके बच्चों, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा वस्तु से 2 प्रकाश किरणें निकालेंगे। तो आप एक प्रकाश किरण नीचे से, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। समझ पाए कि नहीं बच्चों? तो ये आपतित किरण, इसका परावर्तित किरण ये हो गया, और इसका परावर्तित किरण क्या हो गया, ये हो गया नीचे वाले का। तो ध्यान दीजिए, दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, मुख्य फोकस पर मिल रही हैं, एफ पर। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बच्चों, फोकस पर ही बनेगा। तो अनंत पर स्थित, अवतल दर्पण से अनंत पर स्थित यदि कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेगा, और कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और उसका आकार कैसा है, बिंदु के आकार का है, बिल्कुल बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का है। और वास्तविक उल्टा, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ओके बच्चों, तो आप समझ पाए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा जी, फोकस पर बनेगा, एफ पर। ओके बच्चों, प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनेगा, और आकार कैसा है, बिंदु के आकार का है, बहुत ही छोटा। ठीक है, बिंदु, बिंदु आकार, सीधा सीधा बिंदु लिख दीजिए। ओके बच्चों, बिंदु जैसा, बिंदु जैसा, बिंदु के आकार का बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगला चीज, प्रकृति वास्तविक उल्टा। मैंने आपको बताया दर्पण के सामने जब परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं वास्तव में, तो हमेशा याद रखिए वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने हमेशा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, आभासी सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ओके बच्चों, तो प्रतिबिंब की प्रकृति तो वास्तविक उल्टा ही होगा, वास्तविक उल्टा। ओके बच्चों, वास्तविक उल्टा, आप समझ पाए। अब अगला कंडीशन ध्यान दीजिए, जब वस्तु को दर्पण से, दर्पण के वक्रता केंद्र सी से, दर्पण के वक्रता केंद्र सी से दूर रखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यही मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है, ध्यान दीजिए जो कुछ भी मैंने अभी आपको समझाया ये, तो ध्यान दीजिए बच्चों, जो कुछ भी मैंने अभी आपको यहाँ समझाया, पहला कंडीशन वाला चित्र ये मैंने बनाया है। देखिए, 2 प्रकाश किरणें अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिल रही हैं, एफ पर। कहाँ पर मिल रहे हैं जी, एफ पर मिल रही हैं, अर्थात प्रतिबिंब का बना, एफ पर बना, और बिंदु के आकार का बना, बिंदु जैसा बना, और वास्तविक उल्टा बना। ओके बच्चों, तो ये पहले कंडीशन का यहाँ पर ये चित्र है। ओके बच्चों, आपको ये समझ में आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, दूसरा कंडीशन बच्चों, पहली बात आपको समझ में आ गया, अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, और वास्तविक उल्टा बनेगा। ओके बच्चों, अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। पहले कंडीशन वाला चित्र ये है बच्चों। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, पहले कंडीशन वाला ये किरण आरेख की चित्र है, आप समझ लीजिए। अब आइए दूसरा कंडीशन, ये दूसरे कंडीशन का चित्र है, मैं इसको आपको यहाँ पर फिर से समझा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, दूसरे कंडीशन में वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर रखेंगे, दूसरे कंडीशन में वस्तु को वक्रता केंद्र सी से दूर रखेंगे, सी से दूर रखेंगे,
तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा आपको समझना है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र सी ये है। ओके, इससे दूर एक वस्तु मान लिया हमने, इससे दूर एक वस्तु मान लिया, ये वस्तु की ऊंचाई है, ये वस्तु की क्या है बच्चों, ऊंचाई है, एक वस्तु मान लिया। अब हमेशा याद रखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकालिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु से हमेशा दो प्रकाश किरणें कम से कम निकालिए, और परावर्तित किरण, उससे निकलने वाली किरणें दर्पण पर आपतित होंगी, गिरेंगी, तो वहां से प्रकाश किरणें जो परावर्तित होंगी, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, उस वस्तु से दो प्रकाश किरणें दर्पण पर डालिए किरण आरेख के नियम के अनुसार, और प्रकाश किरणें जब परावर्तित होंगी तो परावर्तित किरणें जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, ये वस्तु हो गया, तो वस्तु से अब दो किरण हमको निकालना है और किरण आरेख के नियम का यूज करना है। तो किरण आरेख का पहला नियम हमेशा यूज करेंगे, वस्तु से हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण पहला निकाल दीजिए। वस्तु ये है, इससे मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण हमेशा निकाल दीजिए, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर लौटती है, मुख्य फोकस से होकर लौटती है, मान लीजिए। ओके बच्चों, आप ये नियम पढ़ चुके हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। ओके, अब दूसरा नियम मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैंने कुल 4 नियम बताए हैं, तो मैंने जो आपको एक नियम बताया है कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से जाए तो सी से ही लौट जाती है। तो ध्यान दीजिए, ये सी से प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण निकाल रहे हैं इधर से, वस्तु से दूसरी प्रकाश किरण सी से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये सी से ही वापस लौट जाएगी। ओके बच्चों, पहला नियम आपको समझ में आया, पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया तो मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर गई। अब दूसरा ध्यान दीजिए, सी वक्रता केंद्र से यदि कोई प्रकाश किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी रास्ते पर वापस लौट आती है, तो आ रही है ऐसे और वैसे वापस लौट जा रही है। तो दोनों ध्यान दीजिए, दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही हैं, सी और एफ के बीच, दोनों किरणें सी और एफ के बीच एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। अब ध्यान दीजिए, इसको मुख्य अक्ष से मिला दीजिए, कटान बिंदु को मुख्य अक्ष से मिला देंगे तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई मिल जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई। तो आप ध्यान से देखिए, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई की अपेक्षा छोटा है, प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की अपेक्षा क्या है, छोटा है, और प्रतिबिंब बना कहाँ, सी और एफ के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और दर्पण के सामने प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो प्रकृति हमेशा वास्तविक उल्टा बनेगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, सी और एफ के बीच, अवतल दर्पण से के वक्रता केंद्र सी से दूर यदि वस्तु को हम रखेंगे तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बना प्रतिबिंब। और आकार कैसा है, वस्तु से छोटा आकार है, आप यहाँ लिख दीजिए सिर्फ छोटा, आपको पता होना चाहिए वस्तु से छोटा आकार बनेगा प्रतिबिंब का। अगला चीज, प्रतिबिंब तो हमेशा वास्तविक उल्टा, दर्पण के सामने हमेशा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब आपका बनेगा, नोट कर लीजिए, वास्तविक उल्टा। ओके बच्चों, तो अब दूसरे कंडीशन का ये चित्र मैंने यहाँ पर बना रखा है, यहाँ पर ए बी वस्तु है और बी डैश ए डैश क्या है, उसका प्रतिबिंब है। ओके बच्चों, तो आप समझ लीजिए। अब तीसरा कंडीशन आप ध्यान दीजिए, तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, तीसरा कंडीशन, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रख दिया जाता है। ओके बच्चों, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रख दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, तीसरा कंडीशन वाला ये चित्र है। ओके बच्चों, तो ये चित्र मैं आपको यहाँ बना करके दिखा रहा हूँ। तो ये वक्रता केंद्र सी है, वक्रता केंद्र पर एक वस्तु को आपने रख दिया, ये वस्तु की लंबाई है, इतनी लंबाई का एक वस्तु आपने रख दिया, और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो प्रकाश किरणें उससे निकाली जाती हैं और किरण आरेख का नियम प्रयोग करके आप प्रतिबिंब बना लेते हैं। ओके बच्चों, तो इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें, इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकालेंगे। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, जैसा कि आपने नियम सीखा है किरण आरेख का।
दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। ओके बच्चों, ये पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरी, और दूसरी प्रकाश किरण यदि मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अब इस बिंदु को, प्रतिच्छेद बिंदु को मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई प्राप्त हो जाएगा। तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर दिखाई दे रहा है, और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, सी पर बन रहा है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देख रहे हैं वही नियम, पहली प्रकाश किरण ये वस्तु है, ए बी क्या है, वस्तु है, ए बी क्या है, एक वस्तु है समझिए। इस वस्तु से पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो परावर्तन के पश्चात एफ से होकर गुजर गई, इधर लौट आई है। दूसरा नियम आपने लगाया है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस एफ से जाता है, एफ से जाता है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप यहाँ समझ पाए, यदि कोई वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा जी, वक्रता केंद्र पर रखे हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और आकार बराबर होगा, आकार दोनों का बराबर। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई क्या होगा, बराबर, वस्तु के समान। आप लिख दीजिए वस्तु के समान आकार बनेगा। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा और आकार वस्तु के बराबर होगा। और प्रकृत तो हमेशा वास्तविक उल्टा, दर्पण के सामने हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा में बनता है, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये प्रतिबिंब है, यहाँ पर ये प्रतिबिंब की हाइट। ओके बच्चों, तो आप वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब। जो अब चौथा कंडीशन ध्यान दीजिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच रख दिया जाता है, ये वस्तु है, ध्यान दीजिए ये वस्तु है, वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रख दिया जाएगा, ये चौथा कंडीशन। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये चौथे कंडीशन का चित्र है, ये सी वक्रता केंद्र है और ये मुख्य फोकस है, इसके मध्य एक वस्तु को रख दिया गया है। ये दिखाई दे रहा है आपको, वस्तु दिखाई दे रहा है, ये वस्तु है, ये बच्चों क्या है, वस्तु है। इससे पहली प्रकाश किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से इस तरह से लौट आ रही है। ओके बच्चों, ये वस्तु है, आपको दिखाई दे रहा है, ये वस्तु है, ठीक है। इससे पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर रही है। अब दूसरी प्रकाश किरण ध्यान दीजिए, ये जा रही है, यहाँ से प्रकाश किरण गई, दर्पण से टकरा करके वापस सी से लौट रही है। ओके बच्चों, एक प्रकाश किरण ऐसे सीधे गई और टकरा करके वापस सीधे लौट कर आई, सी से लौट करके आ गई। किरण आरेख का तीसरा नियम आपने लगाया, वक्रता केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश किरण सी से ही लौट आती है। अब जब ये प्रकाश किरण सीधे गई और ये लौट आई तो पीछे ध्यान दीजिए, दोनों प्रकाश किरण यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और प्रतिच्छेद बिंदु को मुख्य अक्ष से मिलाने पर प्रतिबिंब की लंबाई प्राप्त होती है। प्रतिच्छेद बिंदु को मुख्य अक्ष से मिलाने पर प्रतिबिंब की लंबाई प्राप्त होती है। तो आप ध्यान दीजिए, वस्तु की लंबाई आप ध्यान दीजिए, ये इतनी छोटी है वस्तु और प्रतिबिंब उसका बड़ा है। तो आपको समझ में आया बच्चों, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार की अपेक्षा बड़ा होता है, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और वस्तु की लंबाई छोटी रहेगी। अगला चीज कहाँ पर बन रहा है, तो सी से दूर, कहाँ पर बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, सी यहाँ पर है तो सी से दूर प्रतिबिंब बन रहा है। ओके बच्चों, और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब तो हमेशा बनेगा ही जब प्रकाश किरणें सामने दर्पण के प्रतिच्छेद करती हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, चौथे कंडीशन में आपको समझ में आया, जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा जी, सी से दूर बना। प्रतिबिंब यहाँ पर बना, ये सी है, सी से दूर बना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सी से दूर प्रतिबिंब बनेगा, सी से दूर प्रतिबिंब बनेगा। और आकार ध्यान दीजिए बड़ा बनेगा, वस्तु के आकार से क्या बनेगा जी, बड़ा बनेगा। आपको समझ में आ रहा है, वस्तु की ऊंचाई देखिए ये है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये है। ओके, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और प्रकृत तो हमेशा वास्तविक उल्टा ही बनेगा। ओके बच्चों, ध्यान रखिए, दर्पण के सामने प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा।
अब ये दो कंडीशन मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। ये पांचवा छठवा कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनेगा आपको मैं समझा। बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, पांचवा छठवा कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा आप ध्यान दीजिए। तो वस्तु को जब अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाएगा, वस्तु को जब अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, आकार बहुत बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। ओके बच्चों, वस्तु को जब अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, आकार बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। ओके बच्चों, जब वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस व ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और बहुत बड़ा बनता है, आभासी व सीधा बनता है। तो आप बच्चों याद रखिए, अवतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है और दर्पण के सामने बनता है। लेकिन इस कंडीशन को छोड़ करके जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस व ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और बहुत बड़ा बनता है, आभासी सीधा बनता है। ओके बच्चों, तो आप इसको याद रखिए। ये पांचवा का चित्र है, छठवा का चित्र है, इसको समझ लीजिए आप। तो ध्यान दीजिए, वस्तु को आपने अवतल दर्पण के फोकस पर रखा, ये वस्तु है बच्चों, ये क्या है, वस्तु है। वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा है तो यहाँ से दो प्रकाश किरण, वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकली है, आपको दिखाई दे रहा है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो ये मुख्य फोकस से होकर लौट रही है। दूसरी प्रकाश किरण देख रहे हैं डायरेक्ट दर्पण के ध्रुव पर, यहाँ दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है दूसरी प्रकाश किरण। तो जितने कोण से आपतित हो रहे हैं उतने कोण से परावर्तित हो रही है। किरण आरेख का चौथा नियम यहाँ पर लगाया गया और पहला नियम। ओके बच्चों, तो देखिए दोनों प्रकाश किरणें कहीं पर मिल नहीं रही हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अनंत पर दोनों प्रकाश किरणें समांतर ऐसे सीधे आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो समांतर है, तो समांतर किरणें ऐसा माना जाता है अनंत पर मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ओके बच्चों, तो जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और आकार बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ जाकर के मिलेंगी, मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो काफी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए। अब छठवा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। छठवा कंडीशन में वस्तु को कहाँ रखा गया है, फोकस व ध्रुव के बीच, फोकस व ध्रुव के बीच वस्तु को रखा गया है। तो ये ध्यान दीजिए, ये फोकस है आपका, ध्यान दीजिए, ये ध्रुव है, ये क्या बच्चों, और तो बच्चों अब छठवा कंडीशन ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्तु को छठवा कंडीशन में फोकस व ध्रुव के बीच रखा जाएगा, फोकस व ध्रुव के बीच रखा जाएगा। ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है, और ये आपका फोकस है, दर्पण का ये फोकस है और ये सी वक्रता केंद्र है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण का ये ध्रुव है और ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। वस्तु को फोकस व वक्रता तो बच्चों अब छठवा कंडीशन, तो बच्चों अब छठवा कंडीशन ध्यान दीजिए जो कि बहुत ही जरूरी है। वस्तु को छठवा कंडीशन में फोकस व ध्रुव के बीच रखा जाएगा, वस्तु को छठवा कंडीशन में फोकस व ध्रुव के बीच रखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये अवतल दर्पण का फोकस है और ये सी वक्रता केंद्र है। वस्तु को यहाँ पर रख दिया गया है, ये वस्तु है। ओके बच्चों, अवतल दर्पण के फोकस व ध्रुव के बीच वस्तु को रखा गया है। तो इसमें किरण आरेख का पहला नियम आप ध्यान दीजिए क्या लगाया गया है, ये दर्पण के ध्रुव पर डायरेक्ट प्रकाश किरण आपतित हो रहे उतने ही कोण से परावर्तित हो जा रही है, यानी किरण आरेख का चौथा नियम लगाया गया है, यही वाला नियम इसमें जो लगाया गया। प्रकाश किरण इस वस्तु से डायरेक्ट ध्रुव पर गिर रही है तो जितने कोण से आपतित हो रही है उतने ही कोण से ये परावर्तित हो जा रही है। अगला ध्यान दीजिए, प्रकाश किरण यहाँ से जा रही, इस वस्तु से ये ऐसे जा रहे सीधे सीधे, ध्यान दीजिए, और ये परावर्तित होकर के ऐसे पीछे वक्रता केंद्र से होकर लौट रही है, ऐसा लग रहा है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, अब इस दोनों किरणों को ये पीछे बढ़ाएंगे, ये दोनों तो बच्चों अब छठवा कंडीशन ध्यान दीजिए जो कि बहुत जरूरी है। छठवा कंडीशन में वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच रखा जाएगा, छठवा कंडीशन में वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण का ये ध्रुव है, ये फोकस है, वक्रता केंद्र है, वस्तु को यहाँ पर रखा गया है। तो किरण आरेख का चौथा नियम प्रयोग किया गया है,
प्रकाश किरण डायरेक्ट ध्रुव पर आपतित हो रही है, जितने कोण से गिर रही है आपतित हो रही है उतने ही कोण से लौट जा रहे हैं। ओके बच्चों, अब अगला नियम ध्यान दीजिए, दूसरी प्रकाश किरण सीधे प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और इससे टकरा करके ऐसे वापस लौट आ रही है सी से। ओके बच्चों, अब इन दोनों किरणों को पीछे जब ऐसे मिलाया जा रहा है, इन दोनों किरणों को ऐसे पीछे जब मिलाते हैं आप, तो ये दोनों किरणें ऐसे आपको आभास हो रहा है, ये जो प्रकाश किरण आ रही है पीछे से आ रही है और ये भी प्रकाश किरण जो परावर्तन के पश्चात पीछे से लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो दोनों प्रकाश किरणें पीछे जाकर के कहीं पर मिल रही हैं, तो जहाँ पर प्रकाश किरणें मिलती हैं परावर्तित किरणें वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब आपने यहाँ पर बना दिया, ये प्रतिबिंब की हाइट है, ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना और वस्तु की अपेक्षा काफी बड़ा बना। वस्तु की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है और दर्पण के पीछे बन रहा है। तो आप याद रखिए बच्चों, अवतल दर्पण के यदि फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाया। मैंने जो कुछ भी पीछे आपको समझाया उसको सारणी के माध्यम से एक बार फिर से समझाने जा रहा हूं ताकि आपको ये याद करने में सुविधा हो। ओके बच्चों, तो आइए इसे एक बार फिर से समझ लीजिए, उसके बाद इस तरह से नोट करके अपनी कॉपी में इसे याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति याद रखिए वास्तविक व उल्टा होगा। ओके बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए, अवतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा बनता है। ओके बच्चों, केवल एक कंडीशन को छोड़ करके, जब वस्तु को ध्रुव व फोकस के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को ध्रुव व फोकस के बीच रखा जाता है उस कंडीशन में अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है और बहुत बड़ा होता है और आभासी और सीधा होता है। ओके बच्चों, तो आप याद कर लीजिए, अवतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक व उल्टा बनता है, केवल एक कंडीशन को छोड़ करके, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और बहुत बड़ा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। इस कंडीशन को छोड़ करके वस्तु कहीं भी रखा रहे अवतल दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने वास्तविक व उल्टा बनेगा। ओके बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिए। अब आइए फिर से ध्यान दीजिए, यदि वस्तु को अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखा जाए, वस्तु को अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा और प्रकृत वास्तविक व उल्टा होगा। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, जब वस्तु को सी से दूर, जब वस्तु को सी मतलब वक्रता केंद्र है, यहाँ पर सी से दूर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस व सी के बीच बनता है, अर्थात फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनता है और छोटा बनता है, यानी पहले कंडीशन से थोड़ा सा बड़ा बनता है और प्रकृत तो वास्तविक को उल्टा ही होगा। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, तीसरा कंडीशन, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ओके बच्चों, जब अवतल दर्पण के सामने, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और उसका आकार वस्तु के आकार के समान होगा। प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार का समान होगा और उसकी प्रकृति वास्तविक को उल्टा होगी। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर सी को, तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे
तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होगा और प्रकृत वास्तविक को उल्टा होगा। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा और प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगी और प्रकृत तो वास्तविक वो उल्टा ही बनेगा। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखा जाएगा, अवतल दर्पण के याद रखिए, अवतल दर्पण के केस में जब वस्तु को वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब C से दूर बनेगा और बड़ा बनेगा। अब यहाँ वस्तु के समान प्रतिबिंब बना था, अब जो अगला कंडीशन में प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु के आकार का बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और प्रकृत वास्तविक को उल्टा होगा। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाएगा, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। इसकी अपेक्षा क्या बनेगा, ये बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक उल्टा होगा। ओके बच्चों, अगला कंडीशन ध्यान दीजिए, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा, जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बहुत बड़ा बनता है। इस कंडीशन की अपेक्षा यहाँ पर बहुत बड़ा बनता है और प्रकृत याद रखिए आभासी और सीधा होता है। ओके बच्चों, तो आप एक बार फिर से सुनिए, तो बच्चों आप एक बार फिर से सुनिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब वस्तु को अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा होता है बिंदु के जैसा और प्रकृत वास्तविक को उल्टा बनता है। ओके बच्चों, अगली महत्वपूर्ण बात मैंने अभी आपको पीछे बताया, वास्तविक वो उल्टा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है और आभासी सीधा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ओके बच्चों, तो फिर से आप ध्यान दीजिए, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार के बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। जब वस्तु को C से दूर, C मतलब वक्रता केंद्र है यहाँ पर, जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर आप वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा और छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिए, यहाँ पर अवतल दर्पण के जैसे जैसे करीब वस्तु को ला रहे हैं, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण के जैसे जैसे करीब वस्तु को ला रहे हैं प्रतिबिंब का आकार बढ़ता चला जा रहा है। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे अवतल दर्पण के सामने वस्तु को करीब लेते आ रहे हैं प्रतिबिंब का आकार उसका बढ़ता चला जा रहा है। ओके बच्चों, इस बात पर फोकस कीजिए। तो ध्यान दीजिए, जब वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाएगा तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर बनती है और प्रकृत तो वास्तविक उल्टा ही होगा। ओके बच्चों, जब वक्रता केंद्र और F के बीच, फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाएगा, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब C से दूर बनेगा और बड़ा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ओके बच्चों, जब फोकस पर वस्तु को रख दिया जाता है, अवतल दर्पण के फोकस पर यदि वस्तु को रख दिया जाएगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, अवतल दर्पण के यदि फोकस व ध्रुव के बीच, फोकस व ध्रुव के बीच या ध्रुव व फोकस के बीच वस्तु को रख देंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, इस कंडीशन से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे इससे संबंधित और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाने जा रहा हूँ। तो बोर्ड पर आप ध्यान से देखिए, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को केवल दो स्थान पर रखा जा सकता है, पहला अनंत पर रखा जा सकता है और दूसरा अनंत व ध्रुव के बीच। ओके बच्चों, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को केवल दो स्थान पर रखा जा सकता है, एक अनंत पर और दूसरा अनंत व ध्रुव के बीच। उसका कारण समझिए, क्योंकि यह उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है, उठा हुआ भाग होता है और वस्तु को हमेशा दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की तरफ रखा जाता है। ओके बच्चों, वस्तु को हमेशा कोई भी दर्पण हो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की तरफ रखा जाता है।
तो उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये उठा हुआ भाग है और इसका दबा हुआ भाग तो पालिश होता है। तो वस्तु को आप बहुत कर सकते हैं, अनंत पर एक बार रख दीजिए, उत्तल दर्पण से अनंत दूरी पर रख सकते हैं, और दूसरा अनंत व ध्रुव के बीच, अनंत व ध्रुव के बीच वस्तु को आप कहीं भी रख सकते हैं। उसके आगे आप वस्तु को रखने नहीं जाएंगे। दर्पण के पीछे थोड़ी वस्तु को रखा जाएगा, हमेशा दर्पण के सामने परावर्तक पृष्ठ की तरफ वस्तु को रखा जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को केवल दो स्थान पर रखा जाएगा, एक तो अनंत दूरी पर रख सकते हैं उत्तल दर्पण से, और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच रखा जा सकता है। ओके बच्चों, तो आप इतनी बात ध्यान दीजिए। अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, जब उत्तल दर्पण से वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाता है, जब उत्तल दर्पण से वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, आभासी सीधा बनता है और बिंदु के जैसा बहुत ही छोटा बनता है। ओके बच्चों, जब उत्तल दर्पण से वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, आभासी सीधा बनता है और बिंदु जैसा बनता है। ये पहला चित्र पहले कंडीशन वाला है। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, जब वस्तु को अनंत व ध्रुव के बीच, जब वस्तु को अनंत व ध्रुव के बीच रख दिया जाता है दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, दर्पण के पीछे, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो बच्चों याद रखिए, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखेंगे, प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा ही बनेगा, वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और कॉन्सेप्ट बताऊंगा।